हाँ भाई, गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं अपनी बिजनेस स्टडी के बारे में। आपको मैंने नोट्स भेजे थे MOA। भैया सबसे पहले बता देता हूँ ये है क्या, थोड़ा हार्ड है, सुनने की कोशिश करना। MOA एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं बताऊँ, सबसे पहले आप किसी स्कूल में जाते हो और एडमिशन लेते हो तो क्या देखते हो? स्कूल देखते हो। लेकिन स्कूल की डिटेल देखने के लिए आपको एक कंप्लेंट दिया जाता होगा 2 या 3 पेज का। नाम सुना होगा आपने, जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, अपन ब्रोशर बोलते हैं। तो ऐसे मान लो कि 4-5 पेज का, 10 पेज का, 20 पेज का। कंपनी को भी अपन चेक करेंगे तो कंपनी का भी तो कोई तो कंप्लेंट होना चाहिए ना कि भाई कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंपनी के साथ कोई डील करने जा रहे हैं अपन। तो कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो गवर्नमेंट कह सकते हैं, या दूसरे वे में कह सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिस है जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जहाँ पे कंपनी के रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अधिकारी बैठे रहते हैं। कंपनी एक्ट 2013 मान लो या कंपनी एक्ट 1956 मान लो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर बनती है तो बनने से पहले हमें कंपनी के बारे में कुछ डिटेल जमा कराओ। जो डिटेल कहीं भी कोई कंपनी के साथ डील करे व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट डील करे तो उसके काम आए कि कंपनी क्या है, कितना पैसा लगाएगी, कहाँ है, कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, वो सारी डिटेल, अंदर की नहीं बाहर से, वो सारी डिटेल किसी डॉक्यूमेंट में आपको सबमिट करानी पड़ती है। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। 1 मिनट। तो इसका नाम मैंने लिख दिया बेटा, संस्थापन प्रलेख। प्रलेख का मतलब देयर आर गिवन रूल एंड रेगुलेशन विच आर कंडक्टेड बाय ए कंपनी टू डील विद आउटसाइडर। समझ गए होंगे मेरी बात। इंग्लिश में समझाऊंगा भैया, आधी हिंदी आएगी, आधी इंग्लिश में आएगी, आधी मारवाड़ी भी आएगी। तो हम चलते हैं पर मेमोरेंडम क्या है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में 10 समझ लेना। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट के पहले मोस्ट वर्ड लगाया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया। ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफ ए कंपनी। MOA इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान। ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी का सब कुछ यही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सब कुछ हो गया। विच ले, जो कि चलती है, डाउन फॉर फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी फॉर्म, जो किसी कंपनी को बनाने के लिए लागू किए जाते हैं। विच ले डाउन, जो दिया हुआ है, द फंडामेंटल का मतलब आधारभूत, कंडीशंस का मतलब सूचनाएं, अपॉन विच, जिस पे, अलोन द कंपनी इज अलाउड टू द फॉर्म, जिसमें कंपनी अलाउ की जाती है, चलाई जाती है। इट डिटरमाइंस द पावर्स एंड रेंज। ये लाइन याद रखना बेटा। MO क्या करती है? MO के अंदर है क्या? MO के अंदर पावर्स दिए हुए हैं और रेंज का मतलब क्षेत्र, स्कोप दिया हुआ है। ऑफ द एक्टिविटीज विद इन विच ए कंपनी वर्क। विद इन विच ए कंपनी, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पहले बता देता हूँ आपको ये लाइन। MOA क्या है? MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिटरमाइन करती है पावर एंड स्कोप, पावर और रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़। ऑफ द एक्टिविटीज़ मतलब वो सारी क्रियाएं विद इन विच, जिसके अंदर एक कंपनी काम करती है। कंपनी कौन सी बाउंड्री में, कौन सी क्षेत्र के अंदर काम करेगी, क्या पावर है, उस सारी चीज़ों को किसके अंदर लिखा हुआ है? MOA के अंदर लिखा है। तो MOA डिटरमाइन द पावर एंड रेंज ऑफ द एक्टिविटी विद इन विच ए कंपनी इज वर्क। आगे चलते हैं। एनी एक्शन, अब सुनना ढंग से। एनी एक्शन आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम विल बी वॉइड और इनऑपरेटिव। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी मेमोरेंडम के बाहर जाकर काम करती है तो समझ लेना वो काम वॉइड है। वॉइड का मतलब गलत है। इनऑपरेटिव का मतलब हो गया जिसको कंपनी ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो एनी एक्शन आउटसाइड द स्कोप ए मैनेजमेंट मेमोरेंडम, एनी एक्टिविटी डन बाय ए कंपनी आउटसाइड, इसका मतलब मेमोरेंडम में वो काम लिखा हुआ ही नहीं है और कंपनी कर रही है तो भैया कंपनी लायबल नहीं है। फिर जो कर रहा है ना मैनेजर, डायरेक्टर, वो लायबल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपन मीनिंग एंड डेफिनेशंस। क्या दी हुई डेफिनेशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट फॉर द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों के लिए जरूरी है।
ऊपर आपने मीनिंग अच्छा सा देख लिया। अब धीरे धीरे मीनिंग के अंदर घुसने वाले हैं कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए जरूरी है क्योंकि ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जो हमारी कंपनी के पावर और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। डिस्क्राइब द स्कोप, और डिस्क्राइब करते हैं ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि आपका ऑपरेशन कहाँ तक है, इसका स्कोप को बताता है। एंड इट्स रिलेशनशिप विथ ऑल द स्टेक होल्डर, और हमारे शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी है, उनका उसके साथ क्या रिलेशन है। मेमोरेंडम के अंदर ये दिखाया जाता है कि स्टेक होल्डर का कंपनी के अंदर कितना रिलेशन है, इसको ऑपरेशन करते हैं तो कहाँ तक कर सकते हैं, कंपनी के पास पावर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट आल्सो डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ द कंपनी विथ द आउटसाइड द वर्ल्ड, इट इज़ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। इट आल्सो डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ द कंपनी विथ द आउटसाइड द वर्ल्ड, कंपनी के बाहर के लोगों के साथ कंपनी का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, ये भी एमओ में लिखा होता है। इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बड़ा ईजी है, समझ लेना, दोबारा समझा देंगे, कभी जरूरत होगी तो लिख के भेजना कि सर एमओ को दोबारा समझाओ। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा सा मैं कैमरे को सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, अब चलते हैं आगे, उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये सब व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, फर्म के लिए ज़रूरी है, कंपनी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, बनाना नहीं, अब उल्टा चल रहा हूँ मैं, सुनना मेरी बात ढंग से। ये कह रहा है कि एमओए उन सभी व्यक्तियों को ज़रूरी है जो, अब वो व्यक्ति कौन, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो एंड इंस्टीट्यूशन हो, जो दैट वो वाइल डीलिंग विद द कंपनी दे मस्ट फेमिलियर देम सेल्वेज विद द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी बिकॉज इट इज़ द करेक्टर ऑफ द कंपनी डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी। देखो सीधी बात है भैया, आप शादी करते हो तो आप एक बात तो शादी कर ली, तो शादी करने के बाद में आप ये कहते हो कि सर ये इसमें ये गड़बड़ है, तो आपको क्या कहेंगी, पब्लिक क्या कहेगी, भैया आपको पहले नहीं पता था क्या। इसका मतलब ये है, ये क्या कहना चाहता है कि वो व्यक्ति, जो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, अगर आप किसी कंपनी के साथ डील करते हो तो पहले उसका मेमोरेंडम पढ़ लो। इसका मतलब व्हेन यू गोइंग टू एडमिटेड इन एनी स्कूल, आप किसी स्कूल में एडमिट होने जा रहे हो तो फर्स्टली यू शुड बी एनालिसिस ऑफ द स्कूल्स फैसिलिटी, स्कूल्स टीचर्स क्वालिफिकेशन, स्कूल्स टीचिंग स्किल्स, स्कूल्स रिजल्ट, इन्वायरमेंट, ये आपको पहले चेक करना चाहिए ना। आपको एडमिशन लेने के बाद तो कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके अंदर कमियां निकालो। हाँ, कमियां निकाल सकते हो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप फिर भोगोगे कौन, आप ही भोगोगे। तो दैट थिंग्स इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद द कंपनी, दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या बोलती है, यू शुड बी रीड आउट द एमओए ऑफ ए कंपनी, यू शुड बी फेमिलियर विद द कंपनी। इसने क्या लिखा हुआ है कि कंपनी विद द कंपनी दे यू मस्ट बी फेमिलियर देम सेल्फ विद द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी बिकॉज इट इज करेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई जब ये कह रहा है कि एमओए कंपनी के करेक्टर को बताता है तो आपको उस करेक्टर के साथ फेमिलियर होना चाहिए। इट मीन्स यू शुड बी रीड एंड लिसन एंड हियर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में किसी भी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी के द्वारा इसको साथ डील करनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर वाले व्यक्तियों को साफ साफ ये है निर्देश दिया हुआ है कि आप किसी भी कंपनी का कोई सामान खरीदते हो, पैसा उधार देते हो, लेते हो, तो पहले बेटा आपको उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ लेना चाहिए। अब इसके अंदर चलते हैं, अपन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है जो हमारे सेक्शन में दी हुई है। वैसे कोई काम की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें सेक्शन में कोई चीज़ दी हुई होती है इसको बेटा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें सेक्शन में क्या विस्तार से कोई चीज़ समझाई नहीं होती, हार्ड वर्ड देके 2 लाइन में समझा दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 256, देखो मैंने एक चीज़ बताऊँ, ये सेक्शन जो 2 आता है, तो एक चीज़ ध्यान करना, मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी लॉ पढ़े हैं ना कंपनी के अंदर आज से आज तक, कंपनी के हो चाहे इनकम टैक्स के हो, जितने मेरी क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ देखी है कि डेफिनेशंस होती है ना, डेफिनेशंस किसी भी एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोल्यूशन एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई भी एक्ट हो, सेल टैक्स हो, वेट हो, डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई होती है, 99% 2 में दी हुई होती है, अपने कॉमर्स में तो मान के चलो। तो यहाँ पे ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है सेक्शन कौन से में डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2 में ही मिलेगी आपको। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, सबसेक्शन की बात करते हैं, सबसेक्शन